बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ चीज़ें हमेशा की तरह हमने आपके लिए प्लान कर रखी हैं जो आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे, मिलवाएंगे लोगों से। फ़र्स्ट आवर में हम पेरेंटिंग के ऊपर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आजकल बच्चों की तरबियत के हवाले से तो बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन माँ बाप में तरबियत का बड़ा फुकदान है। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एक बच्चा जो है वो बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या बुली कर रहा है, दूसरे बच्चों को बुली कर रहा है। और उसमें तस्वीर में ये था कि माँ की ज़बान जो है ना वो बच्चे की ज़बान से होती हुई बाहर निकल रही है। तो बेसिकली आपके जो घर का माहौल होता है, ये जो हम कहते हैं बुलीज़ पैदा हो रहे हैं, ये जो हम कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो इनसेंसिटिव कमेंट देते हैं, आजकल बड़ा इनसेंसिटिव कमेंट आ गया। हम छोटे थे, हम किसी को इस तरह की बातें फौरी नहीं बोलते थे या इतने मीन कमेंट नहीं करते थे। बचपन होता है इंसान का, काफ़ी चीज़ें कह देता है, लेकिन इतने मीन कमेंट नहीं करते थे या इतने ब्लंट नहीं होते थे जैसे अब बच्चे करते हैं। ये क्या ये कहाँ पेरेंटिंग का फुकदान है, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो हमारी वर्ल्ड फेमस कहानी होती है हम आपको वो सुनाते हैं। तो एक शख्स जो है, गर्मियों की दोपहर होती है, इंतज़ार कर रहा होता है किसी का, तो दरख्त के नीचे खड़ा होता है। दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग होती है, ऊपर से एक दूसरे साहब उनको देखते हैं, दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। तो वो साहब ऊपर से कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, पानी पिलाऊं आपको? तो वो नीचे वाले शख्स कहते हैं कि हाँ प्लीज़ पानी पिला दें। अच्छा, वो शख्स जो है 3 मिनट गुजरते हैं, 5 मिनट गुजरते हैं, 7 मिनट गुजरते हैं, नहीं आते। और ये आदमी सोचता है जो नीचे खड़ा होता है कि क्या ज़रूरत थी इनको मुझसे पानी पूछने की, मुझसे पानी पूछा, अजीब आदमी है, जाके सो गया। अब 8वां 9वां मिनट होता है कि वो आदमी बाहर निकल आते हैं, हाँ जग भी होता है और ग्लास भी होता है। वो बाहर निकल के कहते हैं कि माजरत, ज़रा मुझे देर हो गई, मैंने सोचा कि क्या सादा पानी आपको पिलाऊं, तो ये मैं आपके लिए शिकंजवीन बना के लाया हूँ। अब उन साहब को बड़ी शर्मिंदगी हुई, दिल ही दिल में अपने को कोसने लगे और कहने लगे देखो मैंने कितना गलत सोचा, इतना अच्छा आदमी है, अभी कुछ देर पहले बुरा आदमी था, अब अच्छा आदमी हो गया, पहले अच्छा था फिर बुरा हुआ फिर अच्छा हो गया। जैसे ही शिकंजवीन का एक ग्लास मुँह से लगाते हैं, एक घूंट पीते हैं, उसमें चीनी नहीं होती। कहते हैं अजीब आदमी है, दिल में सोचते हैं अभी इसने मुझे इतनी मेहनत करके ये शिकंजवीन ला के दी, थोड़ी चीनी ही डाल देता। अभी वो ये सोच ही रहे थे तो सामने वाले शख्स ने कहा ओह मैं एक चीज़ भूल गया, मुझे पता नहीं था कि क्या आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते। तो उसने अपने जेब से पुड़िया निकाली कि इसमें शुगर है, अगर आप लेते हैं तो ये आप डाल लीजिए। अब दोबारा उनको बड़ी नदामत हुई और उन्होंने सोचा कि मैंने फिर इसके बारे में गलत सोचा, ये तो अच्छा आदमी है। तो हमारी ज़िंदगियों में भी हम यही करते हैं, यहाँ इसको जज किया, वहाँ उसको जज किया, अब एक गलती हो गई यहाँ जज कर लिया, हमारे हिसाब से जो किसी ने रवैया दिया अगर वो गलत है हमने उसे जज किया। जबकि अगर आप एम्पथाइज़ करें, अगर एम्पथाइज़ का मतलब है कि अगर आप उसकी जगह पे रख के अपने आप को सोचें तो शायद आप भी वही कर रहे हो, शायद आपका पर्सपेक्टिव दूसरा हो, शायद उसका पर्सपेक्टिव सोचने का दूसरा हो। कई बार हम लोगों को ऐनी गलत ले लेते हैं और जब से मोबाइल फ़ोन्स आए हैं जब से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह हम मैसेज करते हैं हमें टोन नहीं पता होती, हमें एक्सप्रेशन नहीं पता होता और हमें लगता है बड़ी रूडली जवाब दिया या ये जवाब दिया या ऐसे जवाब दिया। वहाँ पर भी यही है कि हम लोगों को जज करते हैं जबकि हमें नहीं पता कि उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, उसने क्या सोच के ये जवाब लिखा, उसका उस वक्त क्या चेहरे पे मुस्कुराहट थी या गम था या गुस्सा था या क्या था। जज करना हमारे यहाँ बड़ा आम बन गया, आम हो गया है। हर बात बारे में हम लोगों को जज करते हैं, ये अच्छा है इस वजह से, ये बुरा है इस वजह से। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, हम सब में हैं, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ एक ही ज़ात है और वो रब्बुल इज़्ज़त की है। उसके अलावा तो सब में बेहतरी की गुंजाइश है और हमेशा रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन बात यही है कि हम बुराई से और कैरेक्टर में जो प्रॉब्लम है उससे नफ़रत करें या उसको क्रिटिसाइज़ करें, कंडेम करें। इंसानों को कंडेम ना करें, इंसानों को क्रिटिसाइज़ ना करें, एज अ पर्सन किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें कि भाई ये तो है ही ऐसा, ये है ही ऐसा नहीं होता। वो कुछ आदतें होती हैं, ज़िंदगी में तब्दीलियाँ भी आती हैं, लोग तब्दील भी हो जाते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, जिस तरह मैंने आपसे बताया कि पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे। हमारे यहाँ खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में शादियों का रिवाज है कि जी 20 से 25 साल की उम्र में बहुत शादियाँ होती हैं, लड़कियों की तो हो ही जाती हैं और फिर लड़कों की भी इस एज में अक्सर होती हैं, किसकी और पहले भी हो जाती है। सो इस एज में आई फील कि आप ख़ुद बहुत यंग होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटी उम्र में हुए और मेरे हिसाब से जो छोटी उम्र है 20 साल की उम्र में शादी हो जाना और फिर आपके बच्चे होना, तो उस तरह फिर आपको खुद एक फीलिंग होती है बचपन की, आप उससे नहीं निकले होते हैं और बहुत सी चीज़ों में आपका पेशेंस लेवल वो नहीं होता जो लेटर स्टेजेस में होता है। तो हमें क्या सीखने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट, एज अ ह्यूमन, सो दैट हम दूसरे ह्यूमन या अपने बच्चे की परवरिश अच्छी कर सकें, इस हवाले से हम बात करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि हमारा इस वक्त का टॉपिक कि क्या बच्चों की तरबियत से पहले वालिदैन की तरबियत होनी चाहिए, और ये सिर्फ इस वक्त की टॉक नहीं है, हमेशा से हम देखते रहे हैं, बल्कि पिछले वक्तों में तो लोग इस पे बात भी नहीं करते थे। बच्चे आते थे रैंडम ज़िंदगी में और रैंडम ज़िंदगी में पल जाते थे, और वो भी बड़ा कुछ कर जाते थे और अच्छा कर जाते थे। कभी कभी तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि हमने पढ़ लिख के शायद उतनी बेहतरी से अपने बच्चे नहीं पाले जितने हमारे माँ बाप ने हमें पाल लिया, और बगैर प्रेशर्स के पाल लिया, बगैर टेंशनें दिए हुए पाल लिया। अब हम अपने हर बच्चे को टेंशन देते हैं, प्रेशर देते हैं, और शायद कहीं ना कहीं वो वक्त की ज़रूरत भी होती है। एंड देन वी रियलाइज़ एंड देन वी ट्राई टू चेंज। सो खैर, हम इस पे ओवरऑल बात करेंगे पेरेंटिंग पे, और इसमें खुसूसी तौर पे जो हमारा नुक्ता रहेगा कि क्या बच्चों की तरबियत से पहले हमारी अपनी तरबियत होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन से ऐसे जुज़्व हैं जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। सो इसके लिए हमसे बात करने के लिए आज मौजूद हैं योगी वजाहत साहब, जो कि बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, मुख्तलिफ काम करते हैं योगा के हवाले से। आप इन्हें हमेशा से बचपन से जानते हैं, लेकिन बाकी बिजनेसेस और काम भी करते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ समद अब्बास साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, काफ़ी जगहों पर लोगों को अपनी बातों से और अपने विजन से मुतासर करते रहते हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो वजाहत साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो मैंने काफ़ी तमहीद तो बांध दी है, तो सवाल उसी में ही हो गया जो हम वन लाइनर आज दे रहे हैं कि हमारी अपनी क्या, जब हम कहते हैं ज़ाहिर है तरबियत एक बहुत बड़ी चीज़ है, किन किन चीज़ों के बारे में हमारी तरबियत होनी चाहिए इम्पोर्टेंटली बच्चे की तरबियत से पहले? कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदती हैं तो उसके साथ एक मैनुअल ज़रूर होता है जो ये बताता है कि गीज़र कैसे चलेगा, ये टेलीविज़न कैसे चलेगा, ये ज़िंदगी में कोई भी मशीन है। हम ह्यूमन डिज़ाइन इंजीनियरिंग अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत मशीन है। हमें चलाने वाले अगर खुद नहीं जानते होंगे कि इस मशीन को कैसे चलाना है, तो ये मशीन तो खुद ब खुद भी चलती है। इंसान, मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी गाड़ी चलाने से पहले आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। आप चला सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है कि उसको कैसे बेहतर चलाया जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब हम बच्चे की तरबियत कर रहे हैं तो क्या उस शख्स से ये पूछ सकते हैं कि आप तरबियत याफ्ता हैं कि नहीं है। अगर वो तरबियत याफ्ता ही नहीं है तो मुझे ये समझ नहीं आता वो क्या तरबियत करेगा। उसको कुछ उसूलों पे तो आना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो अभी आपने बात की ना, बहुत दिलचस्प बात की और बड़ी दुरुस्त की। पुराने ज़माने में क्यों हमारे वालिदैन बहुत आसानी से सिखा लेते थे, और आज हम इतनी पेरेंटिंग पे लेक्चर, वर्कशॉप, सेमिनार्स क्यों करते हैं? पहले जॉइंट फैमिली होती थी और एक आदमी नहीं सिखाता था। चचा भी सिखा रहे होते, ताइबू भी सिखा रहे होते, ताइमी भी बता रही होती हैं, दादी भी मौजूद होती थी, नाना भी आ जाते थे, मामू भी नज़र रखते थे। अब तो पेरेंट्स बेचारे खुद मसरूफ़ हैं, बच्चे को अपने ऊपर शायद नज़र रखना पड़ती है। तो अब हमारे फोकस चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। अब ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें पहले ट्रेन होना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आएँ। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे मेरा एक कोर्स है ग्रूम योर सेल्फ बिफोर ग्रूमिंग योर चाइल्ड, बिल्कुल आप ही के टॉपिक पे है। इसमें जब माँ कंसीव करती है तो उसको कैसे ट्रेनिंग देनी है, जब माँ बच्चा डिलीवर हो जाता है तो 18 साल तक उसको कैसे तरबियत देनी है, उसके मामलात क्या होंगे, स्पेशली 1 साल से 7 साल तक। उसके बाद 18 साल के बाद जब वो बड़ा हो गया, बच्चा तो फिर भी मेरा ही बच्चा है ना, मेरा बेटा अब भी बच्चा है मेरा, जबकि उसके भी बच्चे हैं, तो अब मैं उसको कैसे तरबियत दूंगा। ये ज़िंदगी का एक उसूल है। उसको मौला अली ने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में बादशाह और वज़ीर और ग़ुलाम के हवाले से बताया मौला ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त 2 ऐसे पहलू हैं, क्योंकि बड़ा वसी मौजू है और मैं नहीं समझता कि थोड़े देर वक्त में हम इसका अहाता कर सकेंगे। 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि उसको ज़हन में समझ लें। एक मोहब्बत है, ये बड़ी ज़रूरी है बच्चों के साथ करना, कि उनको मोहब्बत दें और वक्त भी दें। दोनों चीज़ें बच्चे हमें देते हैं और हम उनको मना कर देते हैं। जब हमें गले लगते हैं आके, हम क्या कहते हैं, दूर हटो दूर हटो। वो मोहब्बत करना चाह रहे हैं, हर जगह आके वो बैठ रहे हैं हमारे साथ, वो हमें वक्त दे रहे हैं। हम उन्हें क्या करें, चलो यहाँ से जाओ, हटो ज़रा। कुछ अर्से के बाद जब हमको ज़रूरत पड़ती है, हम उनसे कहते हैं वक्त दो, तो हमने ट्रेनिंग क्या दी थी उनको, ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, VAK है। आप भी जानते होंगे, NLP का एक ख़ास पैटर्न है बोलने गुफ्तगू का, या लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। आप अपने बच्चे पे नज़र डाला करें कि ये कौन से अल्फाज बोलता है, जिसमें देखने वाले अल्फाज हैं। देखिए अंकल, आपको नज़र नहीं आता, मामा देखो ना, मामा ये देखने, ये विजुअल है। एक होता है ऑडिटरी, मामा सुनिए, आप सुनते ही नहीं हैं, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? तो पहले चेक करें कि बच्चा, अच्छा एक और चीज़ है कैनेस्थेटिक,
क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ, सास अम्मा वाला स्टाइल। अम्मा कैसी हैं? ये जो है ना, इसमें ना विजुअल है ना ऑडिटरी है। हाँ। आपको जानना पड़ेगा कि आपका बच्चा तीनों में से कहाँ पे है। जिस ट्यून पे वो सेट हो रहा है, आप उससे उसी पे गुफ्तगू करेंगे ना। अगर वो कहता है मामा सुनिए, तो आप कहें हाँ सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। अच्छा तुम ये सुनो कि तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। तो आपने साउंड वाले अगर बच्चे से बातें की, आप यकीन कीजिए उसकी तरबियत बहुत आसान होगी। सही जी। समद आपकी माशाल्लाह खुद एक छोटी सी बेटी है, और जब आप पेरेंटहुड में आते हैं, मेरे ख्याल में बात करना, लोगों को लेक्चर देना इज एंटायरली डिफरेंट, लेकिन व्हेन यू आर लिविंग इट योरसेल्फ तो वो एंटायरली डिफरेंट होता है। हाँ, सो क्या चीज़ें आपको लगा है अब बीइंग अ फादर कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये सीखनी चाहिए? वही मैं सही की बात को अगर आगे लेके पढ़ाऊँ कि द वाई इट्स इम्पोर्टेंट, हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस करें, बिकॉज आई थिंक द आंसर्स आर चेंजिंग। सही, मैं समझता हूँ कि मैं भी बड़ी मजेदार वाकई पढ़ा था कि आइंस्टाइन एक जगह से निकला, उसने फिजिक्स का पेपर दिया, तो उसके असिस्टेंट ने कहा जान किया मान पाऊँ तो अगर आपसे अर्ज करूँ, आपने पिछले साल भी पेपर दिया था, इस साल भी पेपर दिया, तो आइंस्टाइन ने मुस्कुरा के कहा दी आंसर्स आर चेंजिंग। सवाल वही है लेकिन जवाब बदल रहे हैं। पेरेंटिंग पहले भी थी, आज भी, लेकिन आज के दौर के चैलेंजेस सख्त है। सही है, आज के दौर के चैलेंजेस वो चैलेंजेस नहीं है जो 1800 साल पहले या 100 साल पहले थे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है, आजकल के बच्चे कल्चर स्केप में रहते हैं। इतना वास्ट कल्चर हो चुका है, बच्चे जो फैसले ले रहे हैं वो फैसले उनके नहीं है, वो फैसले कल्चर से आ रहे हैं। आज के दौर में सही गलत बताना बड़ा मुश्किल हो गया। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आपके सामने कितना कंटेंट है, एक ही सिनेमा में 3 फिल्में लगी हुई हैं, एक फिल्म में क्या दिखा रहे हैं, एक फिल्म में जेट साहब दिखा रहे हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स स्पेसिफाई करें। एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, जब मैं पेरेंटिंग पर बात कर रहा होता हूँ तो मैं इस बात पर बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि जिस चीज़ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा। सैडली मैं सोशल सेक्टर में काम करता हूँ, टीचर सेक्टर में काम करता हूँ, कॉर्पोरेट में, बट एक वाहिद सेक्टर है जो मैं समझता हूँ जिस पर काम हो भी रहा है तो नहीं हो रहा, वो है पेरेंटिंग का। वजह क्योंकि पेरेंट्स इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वही वाली बात मैं अगर रिकॉल करूँ, अगर मैंने एक जगह पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। अच्छा, पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एटीट्यूड। अगर देखा जाए नॉलेज स्किल आज के दौर में बहुत इजीली अवेलेबल है। आज का बच्चा सुकरात से ज़्यादा जानता है। मिसाल के तौर पर मुझे भी नहीं पता होगा रोनाल्डो के वालिद साहब का नाम क्या था, रोनाल्डो की इनकम क्या मुझे नहीं पता, या मेसी की कितनी इनकम क्या, लेकिन बच्चे को पता है। लेकिन सवाल ये कि इन्फॉर्मेशन को वो नॉलेज समझ बैठा है। नॉलेज क्या चीज़ है? जो कि आपके किरदार से छल के, वही हज़रत अली कह रहे ना, अफसोस ज़ादिरा कम है, सफ़र बहुत लंबा है और हम सफ़र कोई नहीं। उन्हीं हज़रत अली से पूछा गया सबसे बड़ा ज़ादिरा क्या है? उन्होंने कहा सबसे बड़ा ज़ादिरा ये कि तुम सही औलाद की तरबियत कर दो, अपनी औलाद को किसी सही रास्ते पे, सही एटीट्यूड, सही अखलाक सिखा सको। तो मैं समझता हूँ अगर प्रायोरिटाइज़ किया जाए, पेरेंट्स को अगर प्रायोरिटाइज़ करना है कि वो बच्चों को किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, तो अगर देखा जाए हमने आज के दौर में स्किल को प्रायोरिटाइज़ कर दिया। बच्चे अमेज़ॉन का कोर्स कर लें, स्किल का कोर्स कर लें, या अच्छे स्कूल चले जाएँ, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो जाएँ, बट द प्राइमरीली जो चीज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, जिसे हम सोशल स्किल्स कहते हैं, वो बच्चों में ना होने के बराबर है। अब बड़ों को आके सलाम करना कोई मैंडेटरी नहीं है लोगों के घरों में, पहले जो हुआ करता था। ऐसा ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, इफ आई वर टू एंड ऑन दिस, कि एम्पैथी बहुत शॉर्टेज है। आजकल के पेरेंट्स को जो चीज़ चाहिए कि वो बच्चे को एम्पैथी सिखाएं, मॉडलिंग करके दिखानी पड़ेगी। मतलब देखा जाए आज के दौर में अगर आपके अंदर रियलाइजेशन होगी ना, अगर एक वालिदैन जो खूबसूरत तरीन तोहफा अपने बच्चों को दे सकते हैं, मैं भी एज अ ट्रेनर कंसल्टिंग जब भी काम कर रहा होता हूँ, घर में, फैमिली में भी कहीं, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को अगर कोई चीज़ देनी है तो वो एक एहसास है। अगर आप बच्चों को बता सके कि दूसरों का दर्द कैसे महसूस करना है ना, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गिविंग द रिसीविंग कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। अगर मेरा बच्चा है, किसी का बच्चा देना सीख जाएगा ना, तो मालिक बहुत बड़ा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, ये बात बिल्कुल आप लोगों की सब बातें ठीक हैं और आप लोग पेरेंट की टाइम इन्वेस्टमेंट की और बाकी मिजाज की, एटीट्यूड की बात करें, मगर एक चीज़ हमें समझनी होगी कि पहले की बनिस्बत अब जो है ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया है, ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स हो गई हैं। अब घरों पर आकर भी हम ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, हमारे पास फ़ोन बज रहे होते हैं, हमारे यहाँ इस चीज़ का डिसिप्लिन अभी तक कायम नहीं हुआ कि ऑफिस आवर्स के बाद कोई किसी को कॉल नहीं करेगा। आपको ऑब्लाइज करना पड़ता है, आपको बात करनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है उसके बावजूद भी, और आपकी ज़िंदगी इकोनॉमिकली इतनी टफ होती जा रही है कि आप उन्हीं बच्चों की परवरिश के लिए बेशक उनको टाइम नहीं दे पाते, बट यू आर रनिंग 24 आवर्स ताकि उनकी ज़िंदगी के वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। सो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो आप लोगों ने जिसके बारे में बात करनी है। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद वापस आके इस पर बात करते हैं
कि अगर आपकी मजबूरियाँ, और वालिद की खुसूसी तौर पे ये मजबूरी होती है, वालदाएँ तो चलें जिस तरह भी मैनेज कर लेती हैं, लेकिन वालिद जो टाइम नहीं दे पाते और फिर उसके बाद वो इरिटेटेड घर को लौट रहे हैं, फिर उनको नेक्स्ट डे का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे केटर किया जा सकता है पेरेंटिंग में आफ्टर द ब्रेक? वेलकम बैक। और मुझे हमेशा ये लगता है कि वालिद का असर रसूख बच्चों पे बड़ा मुनफरद किस्म का होता है, डिफरेंट किस्म का होता है। उनके कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो वालिद की अटेंशन से होता है, जो मैंने ख़ुद भी फील किया और मैंने देखा भी, ऑब्ज़र्व भी किया। ये जो हमने बात की कि आजकल क्योंकि वालिदैन दोनों ही बहुत चैलेंजेस हैं उनको, इनसाइड भी एंड आउटसाइड द होम भी, तो आप दोनों ही इसके बारे में बताइए कि इन चैलेंजेस से निकलकर अपने बच्चों के लिए टाइम किस तरह, क्वालिटी टाइम निकाला जा सकता है, या जिससे आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि एक आइडियल डिस्कशन है, सो ये आइडियल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? जब आपके पास कोई कीमती चीज़ होती है तो आप उसको रखने के लिए भी कोई महफूज जगह का इंतखाब करते हैं। जितनी वो चीज़ महंगी होगी उतने ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामलात बढ़ते जाएंगे। हमें देखना है कि औलाद हमारे लिए किस मानों में है। हम काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्या हमारी औलाद उस काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर है तो फिर हम यहाँ वक्त नहीं देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, यकीन है। हमारे एक रिवाज है, और फिर देखें उसमें सारे फैक्टर्स आते हैं। अभी इसमें बहुत प्यारी बात की, एक पूरा कलेक्टिव इन्वायरमेंट है जिसको हम देखते हैं। हम ट्रैफिक में निकलते हैं, थक जाते हैं, जब हम घर पहुँचते हैं तो शायद वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जो हमें बच्चे को देनी है, क्योंकि वो तो तड़पता हुआ भाग रहा है ना मेरे पास, और मैं उससे कह रहा हूँ मैं थका हुआ हूँ। तो मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा लाजमी तौर पे, क्योंकि वो बच्चा अब रात के वक्त जो है वो नहीं सोता, वो सोता है बड़ी देर में, खासी देर तक वो जागता है, देखता है कि बाप तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, फिर क्या होगा? तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वक्त निकालना है। हमें इतने दिन मनाते हैं, बाप का दिन, इसका दिन, उसका दिन, एक बच्चे का दिन भी मना लिया करें। अच्छा, मेरे ख्याल में एक और चीज़ भी है यहाँ पे, समझ आप बताइएगा कि हमारे यहाँ पहले चाहे पार्क ही लेके जाएं, माँ बाप इस चीज़ को मैंडेटरी करते थे कि शाम में या कोई दिन बना लेते थे, उस दिन बच्चे को पार्क लेके जाना है। अब जैसे जैसे हमारी ये फैसिलिटी बढ़ती भी गई है, महंगी भी होती गई है, हर तरह की अम्यूज़मेंट आपके पास मौजूद है, आपकी मर्ज़ी, आप समंदर पे जाते हैं, राइड्स पे जाते हैं, किधर जाते हैं, पार्क जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो छुट्टी का दिन होता है ना, वो यही होता है कि नहीं आज नहीं, आज मैं थका हुआ हूँ, आज यूँ नहीं, आज हूँ। तो ये जो एक दिन की बात कर रहे हैं योगी वजाहत साहब, सो इस दिन को कैसे आपको स्पेंड करना चाहिए, या एक दिन वीक में होना चाहिए बच्चे का आउटिंग का? बहुत अच्छी किताब मैं आपको रिकमेंड करूँ। किताब का नाम ही थी वन थिंग, हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने लिखी। मैंने अपनी ज़ात के लिए पढ़ी थी और मुझे बड़ा फ़ायदा हो किताब पढ़ के। उस किताब में एक अप्रोच मुझे याद रहेगा, उसमें था कि मिडिल अप्रोच और एक एक्सट्रीम अप्रोच। मिडिल अप्रोच क्या है कि लोग वर्क और लाइफ को ऐसे बैलेंस करके चल रहे हैं, ये वर्क है और लाइफ है। 5 बजे पूरा शारा फैसल ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि सब निकल रहे होंगे, सुबह 9 बजे पूरा शारा फैसल ब्लॉक मिलेगा बिकॉज लोग ऑफिस जा रहे हैं। ये मिडिल अप्रोच वाले लोग हैं, मीडियोकर मिडिल क्लास इन्हें कहते हैं। ये हर चीज़ को मिडिल लेके चलते हैं। अब महीने में एक ही बार खाना खाएंगे, एक ही कपड़े लेंगे। एक्सट्रीम अप्रोच वाले कौन लोग होते हैं? जो कभी कभी ऑफिस में लेट भी बैठते हैं, ऑफिस जल्दी भी चले जाते हैं, लेट भी बैठते हैं, संडे को पूरा पूरा दिन फैमिली के साथ गुजार देते हैं। उस किताब में एक लाइन लिखी हुई थी, मैजिक हैपेंस एट एक्सट्रीम। अगर आप जिंदगी में किसी भी एरिया में ग्रो करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ वालिदैन इंतहाई बेवकूफ़ है जो ये समझ नहीं रहा कि अगर मैं बच्चे को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाऊँगा ना, एक्सट्रीम टाइम दूंगा ही नहीं, तो मैजिक होगा ही नहीं, मतलब मेरी लेगेसी बन नहीं सकती। यानी वो एक्सट्रीम टाइम इज नॉट नीडेड एवरी डे। नॉट एवरी डे, यस। मिसाल के मैं आपको मिसाल देता हूँ। बड़ी मैंने किताबें पढ़ी, मैं देखा हर किताब के आखिर में अल्लामा इकबाल का शेर आ रहा है या रूमी का कोई शेर आ रहा है। वो इतनी बड़ी बात जो होती थी ना, उसको कंक्लूड करने के लिए एक शेर कहते थे। क्यों? क्योंकि वो शेर सब कुछ सरप्रेस कर रहा था। अगर आप अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ा लें, मिसाल के तौर पर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है पेरेंटिंग के लिए। बहुत से लोग देखे होंगे, उनके जहन में सवाल होगा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। भाई होगा भी नहीं ना, आपने टाइम मैनेजमेंट पे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। एक लॉ है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहते हैं, 45 मिनट का शो है हमारा, 45 मिनट में मैंने आपको डिस्कशन को सम अप करना है। अब पार्किंसंस लॉ कहते हैं वर्क एक्सपैंड्स इफ टाइम इज नॉट एलोकेटेड। अगर आप टाइम एलोकेट नहीं करेंगे काम बढ़ जाएगा। आजकल के वालिदैन क्या करें, लंबी बातें कर रहे हैं, लंबी भाई आप पढ़ें, आप सीखें, आप अंडरस्टैंड करें। बच्चे को एक लाइन बताएं, काम की बताएं। हमने एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, एक मूवी देखी सोशल डिलेमा।
मैंने सारी फिल्में देख ली हैं बहुत सारी ना, अब मैं अपने बच्चे को या किसी को बोलूँगा तू सोशल डिलेमा देख ले, शॉर्ट बच्चा बोलता है मुझे सब्सटेंस चाहिए, सॉलिड कॉफी दो। और ये वाली बात जो है ना, मतलब वो जो एज स्पेसिफिक अगर है तो बच्चे के साथ बैठ के देख लें, दैट्स आल्सो क्वालिटी टाइम। आई मीन इस तरह की चीज़ें या कुछ भी कंटेंट है या और जो आपने चीज़ें करनी है, स्पोर्ट्स का शौक होता है अक्सर लोगों को, तो छत पे जाके भी स्पोर्ट्स खेली जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप दूर ही जाएं। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? जी सब बात कर रही हूँ लाहौर से। हाँ जी। सवाल ये है कि मेरे मियाँ हमें जो कॉल करता है ना उसके पास बीच में कॉल आने लगती है, या तो हमारे पास आती है वो उसकी आवाज़ है, या ये उनके पास आती है उसकी आवाज़ है। सबा क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे मियाँ का ना 8 साल हो गया रोड एक्सीडेंट हुआ, तब मेरी बेटी 2 साल की थी, अब 10 साल की है। वो अपने वालिद साहब को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो इस चीज से बाहर निकल आए, लेकिन ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है और ना ही वो डिप्रेशन से बाहर आ रही है। मुझे इसके लिए कुछ बेहतर। एक बेटी आपकी, एक ही औलाद है? एक बेटा और एक बेटी है, बेटा छोटा है और बेटी बड़ी है। बेटा ठीक रहता है? हाँ जी बेटा ठीक है, हालांकि बेटा 1 साल का था। ठीक है, ठीक है सबा, ऑन एयर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच जी। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पेरेंटिंग का मामले से ज़्यादा ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा पहले हमें। ज़ाहिर बात है वो जिस कैफियत में वो साहब हैं यकीनन वो डिप्रेशन में होंगे, लेकिन ये डिप्रेशन अगर बच्चों में मुंतकिल हो रही है तब ये तकलीफ हो जाएगी, जो मौजू के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। तकलीफ़ होती है, नुकसानात होते हैं, मुझे भी नुकसान कई रहे होते हैं, लेकिन उसको मुंतकिल तो नहीं करना ना जी। पेरेंट्स को शॉक ऑब्जर्वर होना चाहिए। आई थिंक मुंतकिल तो शायद वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन देख के बच्ची पे वैसे ही असर हो रहा है। डेफिनेटली, तो वो हाँ। अब ये कर सकते हैं कि अगर वो तकलीफ में हैं और वो इतना अपने आप को, यानी देखें बच्चा ऑब्जर्व करता है ना, वो मुशाहिदे से सीखता है। अब वो घर में एक बहुत ही तकलीफ दे आदमी हो तो कैसे मुमकिन है कि वो बच्चा मुस्कुराएगा? ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि तकलीफ उनको है, मैं मानता हूँ, और यकीनन ट्रीटमेंट भी करा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करा रहे होंगे, लेकिन जब बच्चे के सामने आए तो खुदा के लिए अपनी तकलीफों की इंटेंसिटी ना बताएं, थोड़ा सा बताएं कि हाँ तकलीफ होती है बेटा, मुझे भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम आओ मेरे साथ, तुम लीडो खेल लो, और मेरे साथ तुम जरा फला चीज कर लो, आओ चिड़िया उड़ी ये कर लो। कुछ तो कर सकते हैं। किसने कहा कि हम सिर्फ वही वाली बात कि हम पार्क में ही जाएंगे? नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ओरिगामी, मैंने आपको उस प्रोग्राम में बताया था, आप कुछ बना के बच्चे को दे दें, कुछ कर सकते हैं, कनेक्ट करें। अच्छा उससे उनको भी फायदा होगा। इधर बच्चे के साथ कनेक्शन जो है वो बिल्डअप करना है, उसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ वक्त की और तवज्जो की जरूरत होती है। एंड आई थिंक कि जब ऐसे हालात होते हैं तो वालदा या जो वाइफ है उनकी, वो भी डिप्रेशन में आप रहती होंगी, और डिप्रेशन में रहने के बाद फिर अक्सर बार लोग रो रहे होते हैं या परेशान हो रहे होते हैं या दूसरों से बात कर रहे होते हैं, पड़ोस वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो चीज़ बच्चे बहुत फील करते हैं। तो आई थिंक जो मेजर मदर का रोल है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से बच्चों को लेकर चलती हैं और उनको बताएं कि ये वक्त ही है, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। ज़िंदगी में तो ऐसे सब होता ही है। तो ये तो आपके ऊपर है, आप अपने बच्चे को जानती हैं और आपको पता है कि वो कौन से सांचे में और उसे कैसे मोल्ड किया जा सकता है। आई फील कि बच्चों की तो एक हरकत से माओ को अंदाज़ा हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। जी, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं योगी भाई की बात पे मैं बिल्कुल सेम जो बात उन्होंने की, वही बॉस्टन कॉलेज लंदन में रिसर्च हुई कि रिसर्चरों से पूछा गया कि हम तुम्हें डिग्री नहीं देंगे जब तक तुम रिसर्च करके ना होगे बच्चों को बुरा कब लगता है। तो बच्चों ने कहा आपको बुरा कब लगता है, उन्होंने कहा अब्बू बैंक में जॉब करते हैं, बुरा लगता है का नहीं बहुत अच्छा लगता है, बच्चे घुमाते बहुत है ना, बुरा कब लगता है का अम्मी मॉर्निंग शो की होस्ट ने, बुरा लगता है नहीं अम्मी तो अच्छा लगता है मॉर्निंग शो पर आती है। बुरा कब लगता है का अब्बू लेट आते हैं का बहुत अच्छा लगता है, कब बुरा कब लगता है खुलासा। उन्होंने कहा कि जब अब्बू घर आते हैं और मुस्कुरा नहीं रहे होते ना, हमारा दिल टूट जाता है। मतलब वालदेन को ये बात चाहिए, जिन्होंने बहुत प्यारी बात की, शॉक ऑब्जर्वर। मतलब आपके जो दिल में है ना, मर्द को क्यों मर्द कहा गया, क्यों उसको मर्द, आई थिंक उसमें वो मर्दानगी का जो इम्पैक्ट है ना, वो ये कि वो अपनी चीज़ों को छुपाना सीखे। मट्टी की भी खुसूसियत है ना, छुपाना चाहती है। बच्चों के आप सामने जो चीज़ एक्सप्रेशन को पोर्ट्रे करेंगे वो चीज़ वो डेफिनेटली लर्न करेंगे। एमी कर्डी बहुत चीज़ कहती है फेक इट टिल यू मेक इट, नकली करते रहो जब तक असली ना हो जाए ना। मतलब आप बच्चों के सामने आप चाहते हैं बच्चे मोटिवेट रहें। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसमें कोई माइंड साइंस है या इसमें कोई एनर्जी है, मगर ये फेक इट वाला सही है। यू फेक इट एंड देयर इज वन टाइम इफ यू वर्क हार्ड यू मेक इट। एग्जैक्टली, तो ये हो जाता है, इट वर्क्स। उसकी वजह है ना कि जब आप बार बार कोई चीज़ फेक करोगे, बार बार करोगे, तो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली गई, सबकॉन्शियस में हैबिट बन गई, आदत कहते जिस काम के लिए आपको सोचना ना पड़े, नो कॉन्शियस थॉट यू आर यूजिंग, दैट्स कॉल्ड हैबिट।
बट टेक्निकली मेरा अपना एडवाइस यही होता है कि आप जिस सिचुएशन में भी हैं, जिस कर्ब से भी आप गुजर रहे हैं ना, आप उस कर्ब को बच्चों के साथ ना शेयर करें। उसकी वजह ये कि अगर आप वो शेयर करेंगे तो बच्चे थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। आजकल बहुत बड़ा इशू है, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। यूजली पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में, अक्सर ट्रेनिंग्स में सुन रहा होता है कि हमारे बच्चे सेंसिटिव हैं। वो सेंसिटिविटी आई कहाँ से? मोबाइल टीवी से नहीं आ रही, वो आपके घर का माहौल है, वो आपके एक्सप्रेशंस है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह कम्युनिकेट करना है। आई थिंक लर्न टू कम्युनिकेट, लर्न टू अंडरस्टैंड द नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, NIC। हाँ, और बल्कि मुझे आपकी वो एम्पैथी वाली बात भी बहुत अच्छी लगी। मैं आप दोनों से उस पर बात करती हूँ, लेकिन एक आखिरी चीज़ जो इस केस के हवाले से मुझे लगती है कि एक टाइम आउट होना चाहिए। उसी माहौल में रहते रहेंगे तो उसका बहुत इफेक्ट होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, कज़न्स होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, आपका आना जाना होता है। आपका आना जाना नहीं होता तो बच्चों को भेजें जहां आपको भरोसा है या जिस एनवायरनमेंट में आप उनको छोड़ सकते हैं, उनको थोड़ा वहां से टाइम आउट करें, उस एनवायरनमेंट से निकालें और ऐसे अपने हम उम्र बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें या कुछ। तो इस तरह कोई एक्टिविटीज़ दे दें, घर में कोई एक्टिविटीज़ दे दें। सिर्फ वही ना देखती रहे कि स्कूल से आए और वही माहौल देखती रहे। कोई अगर शौक़ है, पेंटिंग का है, कुछ है, अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, एम्पैथी की आपने बात की थी। एक और चीज़ मैं देखती हूँ, और आजकल हर माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा यूँ सेंसिटिव है। उनका बच्चा तो सेंसिटिव होता है, लेकिन वही सेंसिटिव बच्चा स्कूल जाके बुली कर रहा होता है और दूसरे बच्चे सेंसिटिव नहीं होते। ये मुझे समझ नहीं आती कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पे इश्यूज़ बनाते हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये जनरल बिहेवियर है जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ। और उनके बच्चे जाके स्कूल्स में बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। पहले आप अजीबोगरीब स्कूल में हरकत करते थे तो आपको ये डर होता था कि मेरी शिकायत हो जाएगी और मेरे अम्मा अब्बा मुझे ही डांटेंगे। ऐसे ही अब अम्मा अब्बा फुल सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, दूसरा बच्चा गलत है। इसका भी तो हमें नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी। और मैं समझता हूँ आपने तो सवाल का जवाब भी अपनी बात में, गुफ्तगू में दे दिया। माहौल बदल रहा है, उसके हिसाब से हम पेरेंट्स भी बदल गए। बहुत सारी बातें मैं इस पर कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वक्त की किल्लत होगी तो मैं दो बातें तोहफतन अपनी तरफ से कह दूँ ताकि वो बात जो आज है। देखिए, मैं अगर मुझसे कोई पूछा, मैं दादा हूँ, 2 बच्चों का दादा, 2 बच्चों का नाना हूँ, क्योंकि मोहम्मद के साथ रहता हूँ। शायद मेरा बेटा, वही वाली बात है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा आदमी रहता है या ग्रैंड सन के साथ। तो मैं उसके साथ जब रहता हूँ तो मैंने देखा है कि 2 चीज़ें मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स दें। एक तो रिस्पेक्ट, बच्चे की रिस्पेक्ट करें। हाँ, देखिए, अगर मैं उसको थप्पड़ मारता हूँ और उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा आपने मुझे 2 हाथ मार दिए, आपने मुझे उस दिन बदतमीजी से बात की, आपने मुझे सबके सामने जलील कर दिया, आपने कहा तुम देखो इसका बच्चा। ये जो कंपेयर करते हैं ना, ये बच्चों को बड़ा फील होता है। जो आपको फील होगा, मुझे होगा, वो बच्चे को ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अभी बिल्कुल क्लियर, स्लेट उसकी साफ है। उसको साफ नजर आ रहा है कि जी इस वक्त आपने मुझे उस दिन सबके सामने, अंकल के सामने ये कहा था। बच्चों की रिस्पेक्ट करें ताकि फिर वो रिस्पेक्ट जो है उनके अंदर डेवलप हो। वो माशरे की हर चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। आज हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। इवन कहीं हॉर्न बजाना हो तो हम हॉर्न क्यों बजाते हैं? क्योंकि हमने कहीं उस सिग्नल की, साइन की रिस्पेक्ट करना ही नहीं सिखाई किसी ने हमें। सॉरी टू से, लोग जगह जगह गंदगी फेंक रहे हैं, पता है कि नहीं करना है। तो रिस्पेक्ट। दूसरी बात यह है कि उस बच्चे को यकीन दिलाएं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। विद दैट हमारा सेगमेंट क्लोज करना है। मैं चाहती थी आखिरी वर्ड्स आपसे लें, लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं कुछ नए मेहमानों के साथ और नए टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अक्सर लोगों की आवाज़ें सुनते हैं और आवाज़ें जो सुनने का ज़्यादातर मीडियम रहा, जो हमने ज़्यादातर हम सब में रचा बसा हुआ है, वो रेडियो पर भी आप जब लोगों की आवाज़ सुनते हैं और रेगुलर सुनते हैं तो उनके साथ एक रिश्ता सा कायम हो जाता है और आप उन आवाज़ों के साथ आपकी मोहब्बत, उनसियत, एहतराम, इस तरह के बहुत से जज्बात जुड़ जाते हैं। रेडियो के बाद जो दूसरी इसी मीडियम में रहते हुए या मीडिया में रहते हुए जो हमने एक और डाइवर्जन देखी, वो डबिंग के हवाले से थी। जब टर्किश कंटेंट या और दीगर ममालिक का कंटेंट हमारे दरमियान आया, उसको डब किया गया ताकि हम अपनी ज़बान में उसको आराम से समझ सकें, ईजीली वो कंटेंट हम सब में फ्लरिश कर सके। तो इसके हवाले से हम सुनते रहे बहुत से लोगों की आवाज़ें कैरेक्टर के साथ मंसूब करके हमने उसी को ही कंप्लीट अपने लिए जाना।
डबिंग इंडस्ट्री हमारे लिए एक बहुत मुनफरिद इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक्चुअली बड़े ही टैलेंटेड लोग होते हैं, बड़े ही टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं, और जिनकी आवाज़ें आप सुनते रहें। आज हमने सोचा कि उनके चेहरे भी दिखाए जाएं, चेहरे दिखाए जाएं, उनकी सोच बताई जाए, उनके क्या चैलेंजेस हैं या वो किस तरह से इस फील्ड को देखते हैं। इस हवाले से हम ओवरऑल बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमील अहमद जामी साहब, जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ अनम मौजूद हैं। अनम ने अर्तुगरुल के भी कैरेक्टर्स में डबिंग की है, और इसके अलावा उस्मान जो उसका नेक्स्ट आया है, क्या इसका बेटा था वो। उनका बेटा तो था, लेकिन हम इसको कहते हैं ना कि नेक्स्ट सीरियल जो थे नेक्स्ट yes. सीरियल था, तो उसमें भी आपने डबिंग की है। अनम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक और मेहमान जिन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, वैसे वो पाकिस्तान में ही होते हैं लेकिन आजकल चाइना में हैं, और अर्तुगरुल की आवाज़ जो थी वो इनकी आवाज़ थी। एहतसामुल हक साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल में। उनकी उर्दू सर्विस के लिए बीजिंग से हमें इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा, कि मीडिया से इनका गहरा ताल्लुक़ रहा है, और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में ये सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करते हैं। सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एहतसाम साहब? ठीक ठाक? लॉन्ग टाइम। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले हम इतना सीरियस नहीं लेते थे, वक्त के साथ साथ आज हम इसे इंडस्ट्री कहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और ये इसको हम आप दोनों के नज़रिए से, नज़र से देखना चाहते हैं। डबिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो शुरू से ही इस पर तो काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 2004 या 5 से अगर पीछे जाएं तो ये काम सिर्फ फ़ारसी मूवीज़ तक, फ़ारसी सीरियल्स तक और फ़ारसी तारीख़ी ड्रामा सीरियल्स तक ही होता रहा। और उस दौर में टेक्नोलॉजी पर इतना काम नहीं हो रहा था। 5 VCR लगे हुआ करते थे, और उन्हीं पर जो है वो डबिंग की जाती थी। बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था कि रीटेक आप बार बार नहीं ले सकते थे, पूरा जुमला आपको याद करके और उस आवाज़ पर बिठाना होता जी। तो बड़ा मुश्किल दौर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंडस्ट्री ग्रूम हुई। 2007 में द मैसेज एक बड़ी मशहूर मूवी थी, और उसको डब किया गया, और उस डबिंग के बाद फिर इंडस्ट्री थोड़ा सा पहचानी जाने लगी कि डबिंग इंडस्ट्री के लोग भी कुछ हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर हमारे अदाकारों ने वॉइस ओवर अच्छा, इसमें कोई ऑडिशन वगैरह हुआ करते थे कि इसमें देखें कि किसकी आवाज़ किस कैरेक्टर के साथ बैठ रही है? बिल्कुल। ऑडिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम आर्टिस्ट को बुला लिया जाता, और फिर उसके बाद तमाम आर्टिस्ट को चेक किया जाता है कि किस आर्टिस्ट पर हमारी आवाज़ जा रही है। अगर वो आवाज़ नहीं जा रही तो हाँ, अगर उस कैरेक्टर पर हमारी आवाज़ नहीं जा रही तो चाहे आपकी कितनी अच्छी आवाज़ है, आप वो नहीं कर सकते। फायदा नहीं है। अच्छा, आवाज़ बना भी तो लेते हैं ना, कुछ जगहों पे कहते भी हैं कि इसमें थोड़ी आवाज़ इस तरह से कर लीजिए, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे बताइए अनम, आपने कब से स्टार्ट किया है? मैंने ऑलमोस्ट, मुझे 5 साल हो रहे हैं अब स्टार्ट किए हुए। सो व्हाई वॉइस ओवर आर्टिस्ट? आपको किसी ने ये कहा कि हाँ जी आवाज़ बड़ी अच्छी है, प्लीज आओ और देखते? तो सभी ने। या फिर खुद से ख्याल आया? मतलब स्टोरी क्या है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे ये था कि बचपन से ही मैं जब गुनगुनाती थी तो सभी कहते थे कि अच्छा गुनगुना लेती है और आवाज़ अच्छी है। आहिस्ता आहिस्ता भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, अच्छी आवाज़ है, और फिर इसी तरह करते करते एक टाइम आया मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं अगर आंखें बंद करके इनकी आवाज़ सुनूं तो मुझे कुछ टर्किश ड्रामों में से आवाज़ें आती हुई सुनाई देंगी। आपने और भी प्लेस को डब किया जी, है? मैंने काफ़ी सारे प्लेस। हाँ, क्योंकि मुझे सुनते हुए ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी है। ओके। हाँ, चेहरा दूसरा होगा मगर आवाज़ ये थी। अच्छा, तो कैसा वैसे जब आप टर्किश प्लेस को, क्योंकि आजकल जाहिर है उसका बड़ा रुझान भी है, लोग देखते भी हैं, तो उनको जब आप डब करते हैं किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है? हमें लगता है बड़ा इजी है, आप यूं कैरेक्टर बोल रहा होगा, आप साथ में बोल रहे होंगे। नहीं, ऐसा इसके बिल्कुल पीछे नहीं है। होता क्या है? व्हाट इज द साइंस? एक तो सबसे पहली चीज़ कि बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता जिस तरह हम समझते हैं कि बस हमें जाना है, स्क्रिप्ट पढ़ना है और हो गया काम। आपको फुल एक्सप्रेशंस देने होते हैं, उसमें वेरिएशंस देनी होती हैं कि भाई आपको वो कैरेक्टर रो रहा है तो आपको उस तरह से अपने आप के आपके फेस एक्सप्रेशंस उस तरह हो जाते हैं, और मुस्कुरा रहा है तो फिर उसी तरह होता है। तो बस ऐसे ही है, इजी नहीं है, इजी नहीं है, एक्चुअली इजी नहीं है। अच्छा, ये जिस तरह मैंने सुना, अक्सर वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो दोस्त भी हैं और उनसे सुना कि भाई एक दफ़ा अंदर जाते हैं तो हमें
कितने घंटों लग जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं बाहर नहीं स्टूडियो है, में? ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ। नहीं है। बड़ा अच्छा फ्रेंडली माहौल होता है और नहीं, माहौल तो फ्रेंडली ही होता है। माहौल पे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा वक्त बहुत देना पड़ता है। नहीं, वक्त तो जारी बात है, वक्त तो थोड़ा सा ज़ाहिर देना है। पड़ता हाँ, है देना इसमें। मिसाल के तौर पे अगर एक 50 मिनट की एक सीरियल है, 50 मिनट की एक एपिसोड है, तो 50 मिनट तो आपको कम से कम वहाँ बैठ कर उसको पूरा करना ही होगा। तो रीटेक्स होते हैं इसमें? रीटेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद बहुत आसान है। ये एक तरह की वॉइस एक्टिंग है और इसके ज़रिए ही आपको उस कैरेक्टर पर अपने आप को बताना पड़ता है कि ये किस तरह बोल रहा है। आप लोग भी जिस तरह एक्टिंग करते हुए कैरेक्टर को अपने ऊपर किसी तरह तारी करता है या महसूस करता है कि मैं ये हूँ, तो आप भी वॉइस ओवर करते हुए महसूस करते हैं कि मैं ये हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। अर्तुगरुल में आपका भी तो था बिल्कुल। कैरेक्टर। अर्तुगरुल गाजी में आर्तुक बे का कैरेक्टर मैंने किया था और आखिर तक चला था वो। बहुत अच्छा कैरेक्टर और था वो। इत्तेफाक की बात है कि आर्तुक बे के साथ मारिया के कैरेक्टर मैंने ही किया था। तो जरा दो लाइनें तो बोले, एक आप और एक दो आप और एक आप, कुछ वैसे, याद हो तो। मुझे तो खैर इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे भी ऑनेस्टली याद नहीं है। लेकिन ये है कि आर्तुक बे का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था जो कि रियासतों को कायम करने वाले लोगों को आर्तुक बे का सलाम। अच्छा, रियासतों को मिस्मार करने और कायम करने वालों के नाम आर्तुक बे का सलाम। क्योंकि आर्तुक बे। आर्तुक बे बेसिकली एक एजेंसी टाइप का बंदा था वो, और फिर अर्तुगरुल गाजी को वो लेकर आते हैं इस फील्ड में कि आपने इस तरह ये रियासत जो है अपनी बनानी है। तो उसमें उनकी जो बैकग्राउंड पे जो काम कर रही होती है टीम, जिस तरह अच्छा, हमारी ये वैसे आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आती है, बैकग्राउंड समझ में आता है। ये इस वक्त हम जिनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये थे आप? जी 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 जी, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। राइट। तो ये इनकी आवाज जो है वो बेसिकली इनकी आवाज थी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे हमारे जो डबिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो चेहरा देख के आवाज लेते हैं कि जमील का चेहरा जो है ना वो दाढ़ी है और इस तरह का अच्छा, उसकी तो वो हैयत है। चलेगा। हाँ, वो ओके। मतलब आवाज बैठ जाएगी ना। अब जरा इनकी पिक्चर आ गई, आप बोले वो जुमला। अच्छा, रियासत कायम और मिस्मार करने वालों के नाम आर्तुक बे का सलाम। वालेकुम सलाम। वेरी नाइस। जब भी ये अच्छा खत लिखा करते थे। अनम, अब आप मारिया का भी तो जवाब कोई आना चाहिए ना? वालेकुम अस्सलाम। कुछ आगे कोई जुमला याद है? एक्चुअली हमें वो मारिया के अंदाज में बताओ आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? मारिया के अंदाज में। हाँ भाई, ये वॉइस एक्टिंग है, बस टास्क है। ओके। वैसे तो वो एक तरह से उस दौर की गोल्ड डिगर टाइप लड़की थी। हाँ, ऐसे ही था कि तो वो बस उसको आर्तुक यहाँ भी साहब गोल्ड को कुछ और डिगिंग कर लो ना यहाँ पर भी। कि वो आर्तुक साहब को अपने जाल में फंसाती हैं और बहुत उनको एक तरह से लुभाने की कोशिश करती हैं कि भाई, और इनका फिर निकाह भी हो जाता है। I guess। निकाह भी हो जाता है। निकाह भी हो जाता है। बाद में पता चला कि वो साजिश करती वो हैं, तो साजिश फिर थी, तो गद्दारी में उनको मुलव्वस हो जाती हैं। हाँ, साजिश थी, तो वो बस एक तरह से, मैं किस तरह, उनका कोई डायलॉग इत्तेफाक से याद भी नहीं आ रहा है। ये उनके नेचर को सामने रखते हुए अपना डायलॉग बना लो। ओके। ये आ गई है। हाँ हाँ। ओके, ये तो मेरे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं आपके। हाँ जी। तो खैर, आर्तुक सरदार, आप यहाँ आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। नाइस, वेरी नाइस। और ये मैं वही बात कह रही हूँ ना कि कुछ ये आवाजें सुनी हैं और आज इन आवाजों के पीछे के लोग मुझे नजर आ गए, आपको भी नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एहतसामुल हक साहब मौजूद हैं। आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं एहतसाम साहब। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर मैं देखने वालों को बताती चलूं, अर्तुगरुल की जो आवाज़ थी वो बेसिकली एहतसाम साहब की आवाज़ थी, जिसको हमने, क्योंकि इनका कैरेक्टर और इनका काम या इनका कंटेंट अपनी जगह, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत मजबूत था, लेकिन पाकिस्तान में उसका फेमस होना और हमारा उससे रिलेट करना, उसमें वॉइस ओवर का भी अपना एक बहुत किरदार था। तो इसकी तो पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत, और तमाम टीम का काम था, टीम वर्क होता है तभी इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो सामने आती हैं। लेकिन सबसे बुनियादी चीज जो, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए 2007 से मैं इस फील्ड में, और शायद ये जितने लोग अभी आपके पास काम कर रहे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है कि मैं, जमील, हम उन चंद लोगों में से रह गए जिन्होंने फॉरेन कंटेंट में बहुत अर्ली काम शुरू किया, और चंद लोगों में से तो बहुत सारा काम किया। लेकिन
मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और इसको किस तरीके से, इससे जो मेरी उनसियत अगर आप कहें कि हुई, क्योंकि इसकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक एक जुमले पर हमें जिस तरह से दाद मिलती थी, और अगर हम कुछ ऐसा जुमला कह जाते थे कि जो अच्छा नहीं होता था, तो उस पे एक एक जुमले पर हमें कमेंट्स आ रहे होते थे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और जो पीटीवी से ऑन एयर हुआ तो जी। पीटीवी के सोशल मीडिया पेजेस पर। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे इस कैरेक्टर पर कितनी मेहनत करना होगी और मुझे इसके लिए कितना काम करना चाहिए। तो वो जो अपनाइयत थी और फिर वो जो प्रेशर था, मुझे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया कि मैं और ज्यादा एफर्ट करूं। जब आपको रिस्पांस मिलना शुरू होता है तो फिर आप मजीद बेहतर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आपके और भी कंटेंडर्स थे इसमें या सिर्फ आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली और बस आप ही आए और आपका ऑडिशन हुआ और ओके हो गया? नहीं, स्टार्ट में बहुत सारे ज़ाहिर कंसिडरेशन होती हैं और क्लाइंट की भी ये डिमांड थी कि आप चीज़ें जो है वो करते रहें। फिर जब सिलेक्शन हो गया और हमने तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 30 से 35 एपिसोड्स करने के बाद ये राय भी लोग इसको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां ये टर्किश में ऑन एयर हो चुका था, वहां लोग देख चुके थे और इसकी एक हाइप थी। तो आगाज में लोगों ने इसको ना मुझे थोड़ा सा कंपेयर करना शुरू किया कि नहीं, वो तो इस तरह से आवाज है और ये, और जाहिर है जब आपने 5 सीजन किसी ड्रामे के और तकरीबन 450 लगभग किस्तें उसकी, वो आपने उस आवाज में देख ली हो तो किसी और आवाज को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है देखने वालों के लिए। जी। वो शुरू में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जब हमने पहला सीजन खत्म किया तो उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि दूसरे सीजन में भी यही आवाज चाहिए। अब आवाज हमें इतनी अच्छी लगने लगी है कि आपने इसको चेंज नहीं यही करना। और फिर चाहिए। तो कोई एक जुमला, कोई एक दो जुमले हो जाएं सुबह सुबह अर्तुगरुल की जानिब से। जी हाँ, जी हाँ। एक जुमला तो बहुत मशहूर जो कि पहले एपिसोड का पहला डायलॉग था, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, अक्सर लोग फरमाइश करते हैं, वो मैं अक्सर सुनाता हूँ कि जुल्फिकार से बेहतर कोई तेज नहीं, ना अली से ज्यादा बहादुर है कोई इस ज़मीन। तो एक तो ये जुमला था और इसके अलावा हाँ, हम ओवोस कबीले के जाबाज हैं, हमें शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये पूरी फील के साथ आपने किया और क्योंकि आप तो मेन कैरेक्टर की वॉइस ओवर कर रहे थे, तो आपकी अपनी फीलिंग कैसी थी? क्योंकि इस ड्रामे के बाद लोगों की पसंद सामने आई है, इस ड्रामे के बाद ये समझ आया है कि हमारा व्यूअर जो है वो किस तरह का कंटेंट, इस तरह का कंटेंट भी देखना चाहता है और वो कंटेंट जिसका ताल्लुक हमारी रूट से है, हमारे दीन से है या हमारे होने से है, वो लोगों को अच्छा लगता है। सो आप जब इसको प्ले कर रहे थे या आप इसको वॉइस ओवर कर रहे थे, तो आपको क्या इसके बारे में महसूस हो रहा था? देखिए, जो लोग अभी अनम तो खैर नई हैं और अनम तो हमसे बहुत बाद में आने वालों में से हैं, लेकिन जमील मुझे बहुत पुराना जानते हैं, बहुत अरसे से जानते हैं, मेरे बहुत आगाज के दोस्तों में से। जमील को ये बात जमील मुझसे एग्री करेंगे कि इस कैरेक्टर में जो चीजें थी ना, वो शायद अब मैं कहता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर रहा हूँ और मैं उसको अपना रहा हूँ। वो झूठ भी लगेगा, जाहिर है, क्योंकि पहले ये बातें नहीं हुई। लेकिन इस कैरेक्टर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी मुझ में थी। मतलब ये कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं किसी चीज को बहुत प्रिटेंड नहीं कर सकता। मैं अल्लाह पर बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला आदमी हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बॉसेस कौन हैं और वो क्या कहते हैं। जो राइट है वो राइट है। तो इस तरह की तमाम चीजें, और फिर एक वो चूंकि लियो हूं तो कायदाना सलाहियतें, ये तमाम चीजें मैंने सिर्फ जो है वो उस कैरेक्टर को देखने के बाद सिर्फ उसके कुछ उतार चढ़ाव को फील किया आगाज में। और आगाज में कामरान नकवी ने बहुत मेहनत की मेरे साथ, जो मेरे डबिंग इंजीनियर थे, जो ऑडियो इंजीनियर थे हमारे, और डबिंग उन्होंने बहुत हमें बताया कि इस कैरेक्टर को ऐसे लेके चलना है। लेकिन पे जो है वो बात घंटे की जी वो जो 8 घंटे की शिफ्ट होती थी ना, तो उस 8 घंटे में बूथ में जाने के बाद मैं ये फील करता था कि ये मैं ही हूं और मैं ही परफॉर्म कर रहा हूं। और नुसरत, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, मैं आज तमाम उन लोगों को जो इस वक्त देख रहे हैं और डबिंग करना चाहते हैं या डबिंग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग, उन्हें भी इस चीज का आइडिया नहीं है कि जब तक आप माइक को वो कैरेक्टर ना फील कर लें जिसके साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं,
उस वक्त तक, जब तक आप ये फील पूरी तरीके से नहीं कर लेंगे ना, आप एक्सप्रेशंस वो नहीं दे सकते। आपकी आवाज और जो चेहरा है सामने, उसमें बहुत बड़ा गैप सुनने वालों को नजर आएगा। तो आपको उस चीज को फील करके बोलना पड़ता है। तो अच्छा। इसलिए वो जो 8 घंटे हम शिफ्ट में होते थे, तो उसमें हम यही फील करता था मैं कि मैं ही हूँ जो ये परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सामने वाला कैरेक्टर अलग नहीं है, ये मैं ही। ये आप ही हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी बात है। ये बड़ी खूबसूरत हाँ। बात है। और आप सबसे, मेरा सवाल है एहतसाम साहब, आपसे शुरू करते हैं कि क्या लगता है आपको इस फील्ड के हवाले से जो नए आने वाले हैं, क्योंकि आपने 2007 से ये काम, जिस तरह इसका जिक्र किया, और आप लोग अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं इतना टाइम गुजार के, लेकिन अब कुछ अरसे से हम रियलाइज करने लगे हैं कि ये एक फील्ड है, और मेरे ख्याल में अब जब आप लोगों से मुलाकात होती है तो हमें समझ आता है कि इसमें तरक्की किस किस तरह से पॉसिबल है। लेकिन जो नया आने वाला है उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे इस फील्ड के हवाले से? एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम इसका जवाब आपसे लेंगे। वेलकम बैक। और मैंने सवाल किया अपने मेहमानों से कि अब वॉइस ओवर फील्ड कैसी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं या लोग हैं जो देखते हैं और कहते हैं कि जी वॉइस, उनके बारे में भी कहा जाता है कि जी बड़ी अच्छी आवाज़ें, और वो चाहते हैं कि अपनी किस्मत आजमाएं इस फील्ड में। सो ये फील्ड कैसी है अब, और इसमें कितने आगे जाने के मौके मौजूद हैं? देखिए, मौके तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और जो लोग, जो बच्चे बच्चियाँ, जो लड़के लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि उनमें एक जुस्तजू होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, उस कैरेक्टर पर मुझे बोल कर बताना है कि ये कैसा कर सकता हूँ। जिस तरह के एहतसाम ने भी कहा था कि जब तक आप कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी नहीं कर लेंगे, वो कैरेक्टर आप अच्छी तरह नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए। उर्दू के हवाले से आपका प्रोनाउंसिएशन वगैरह और थोड़ी सी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास जो ट्रांसलेशन आती है वो उस कैरेक्टर पर पूरी फिट नहीं होती वो लाइन, और अगर कोई लाइन फिट नहीं है तो फिर आपको अपने पास से उस लाइन को बनाना है ताकि वो उसके मुंह में घुस जाए वो, ताकि वो लगे कि ये उर्दू बोल रहा है, सूट करे वो। ऐसा लगे कि ये सामने वाला बंदा उर्दू बोल रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो लाइन छोटी होती है या बड़ी होती है, तो फिर आप, लेकिन वो लिप सिंक नहीं कर रही होती, लिप सिंक नहीं कर रहा होता। उस लिप सिंक को बनाने के लिए आप अपने तौर पर उस चीज़ में रहते हुए आपको वो लाइन खुद बनानी होती है। अब जो लोग, जिनका ताल्लुक उर्दू ज़बान से बहुत अच्छा होगा, गहरा होगा, तो उस ज़बान को बहुत अच्छी तरह, मतलब उस लाइन को अच्छी तरह बना लेंगे। लेकिन वो बच्चे जिनकी उर्दू थोड़ी कमज़ोर होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उन लोगों के लिए कि वो लाइन को किस तरह बनाएं। फिर ये होता है कि आपके साथ जो आपका रिकॉर्डिस्ट बैठा होता है वो आपकी कुछ मदद करता है, हेल्प करता है, लेकिन इस हद तक हेल्प कर सकता है कि वो आपको लाइन उतनी कर देगा वो, लेकिन उसके लिप्स पर चली जाए ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको, बल्कि इन्होंने बताया कि डबिंग डायरेक्टर भी होते हैं, तो कुछ देर बाद उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं तो हैरान हुई कि डबिंग में भी डायरेक्टर होते हैं और वो आपको सारा कुछ बताते हैं। उसमें हम थोड़ी देर में बात करते हैं एहतसाम साहब, क्योंकि आपके साथ हमारा वक्त अब खत्म हो जाएगा। तो आप इस पे कमेंट कर दीजिए कि ये फील्ड आपको कैसी, नए आने वालों को क्या बताना चाहते हैं, कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में? देखिए, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात ये है कि शौक काफी नहीं है, उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना आपने समझ लिया है कि आपकी आवाज अच्छी है। और मुझे तो ऐसे वाकयात हैं, वक्त आपके पास कम है वरना मैं सुनाऊं, लोग अपनी बात करते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ आपने कभी एक वाकया सुना दें, एक वाकया सुना दें। जी हाँ, कोई रिकॉर्डिंग आपके पास है, कुछ आप मुझे सुना सकें। तो खातून कहती हैं कि मैं अपने स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ जो फंक्शंस होते हैं ना, उनकी कंपेयरिंग मैं करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं डबिंग भी कर सकती हूँ। तो इस तरह के भी वाकयात हैं। फिर कुछ दोस्त हमारे ऐसे जिन्होंने कॉल करके कहा, यार आजकल मैं फारिग हूँ, जॉब के बाद सोच रहा हूँ डबिंग कर लूं। तो इस तरह की चीजें, इसको इतना आसान मत लें। और ये इतना आसान अगर हमने ले लिया तो ये इंडस्ट्री जितनी अभी बेहतर हुई है, ये वापस तेजी से जाएगी भी उस तरफ। अच्छा, ये प्रॉपर जॉब है, आप ये कहते हैं कि ये प्रॉपर जॉब है, इससे आप अपना ब्रेड एंड बटर कर सकते हैं?
ये अब एक प्रॉपर जॉब है। अब अनम और जमील मेरे आने के बाद, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट को करने के बाद मैंने दीगर प्रोजेक्ट्स नहीं लिए थे क्योंकि मुझे यहाँ आना था, तो मैं कोई अधूरा प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं आ सकता था। लेकिन अब जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है, इन दोनों के पास हफ्ते के 7 दिन अब कम पड़ रहे हैं। सही। इनके हाँ पास इतना एग्जैक्टली काम है माशाल्लाह। तो काम बढ़ रहा है। और सोशल मीडिया के आने के बाद, क्योंकि पहले मुख्तलिफ चैनल्स के पास रेशो होता था कि आप इतना फॉरेन कंटेंट दिखा सकते हैं, अब वो तब्दील यूं हो गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, हर बड़े इदारे ने अपने अपने बना लिए हैं। टर्किश कंपनीज ने अपना कर लिया है, कोरियन ने अपना कर लिया है, और वो सारा मवाद अब जो डब्ड होता है वो वहां ऑन एयर हो रहा है या होने वाला है। तो सही। इसलिए काम बहुत ज्यादा है। आप अगर जुस्तजू के साथ, शौक के साथ, लगन के साथ, पैशन के साथ इस काम को करना चाहते हैं, तो ये मेरी राय में, और बहुत सारे लोग मुझे बुरा कहेंगे इस पर, लेकिन 16 साल की एजुकेशन, इंजीनियरिंग की और दीगर डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद मार्केट में आपको 25 से 30, 35, 40 हजार की जॉब मिलती है। ये आपको उससे बेहतर पैसे दे सकता है ये तो खैर प्रोफेशन, वो अगर आप पॉइंट है इसको जहां से ना दूसरा सेशन हम करेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन एक और चीज बता दीजिए, जहां पाकिस्तान में लोग जो है चाहते हैं कि उनका न्यूबॉर्न बच्चा भी जब बोले तो अंग्रेजी बोले, वहां आप बीजिंग जाके उर्दू सर्विस कर रहे हैं रेडियो पर, तो ये क्या ख्याल आया वहां बीजिंग में उनको भी और आपको भी? थोड़ा सा ये भी बता दें। बेसिकली ये ऐसे ही है जैसे बड़े बड़े नशरियाती इदारे दुनिया के, जिसमें बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका, ये तमाम इसी तरह से चाइना रेडियो इंटरनेशनल भी एक बहुत बड़ा, दुनिया भर की 100 से ज्यादा जबानों में अपनी नशरियात पेश कर रहे हैं, और वहाँ दुनिया भर से लोग वो फॉरेन एक्सपर्ट्स के डेजिग्नेशन पे यहाँ बुलाते हैं, और फिर यहाँ बैठकर खबरें और नशरियात और रेडियो प्रोग्राम्स डिजाइन होते हैं और वेबसाइट्स के लिए, और फिर वो तमाम चीजें नशर होती हैं उन ठीक है। इलाकों में जहाँ की वो जबानें हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है वहां पर भी। और तो इसका ये नाम क्या है, between एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? चाइना रेडियो इंटरनेशनल ये ठीक है। कहलाता था, अब ये चाइना मीडिया ग्रुप हो गया है। चाइना चलें, मीडिया ग्रुप चलें। के अंडर ये तमाम चीजें आती हैं। Wish तो you रेडियो all the पाकिस्तान best. का और चाइना मीडिया ग्रुप का ये एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत हर ठीक है। 2-3 साल बाद एक प्रोसेस होता है, पूरा सिलेक्शन होती है, इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं, और उसके ठीक। बाद 2 से 3 लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ लाया जाता है, और वो यहाँ उर्दू सर्विस के लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया एहतसाम साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम बीजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद मुझे अनम से बहुत सारी बातें करनी है, और डबिंग डायरेक्टर जो मैंने आपसे बताया उनसे भी मुलाकात करवाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। वॉइस ओवर आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि डबिंग इंडस्ट्री से मुख्तलिफ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने बताया था कि हमारे साथ डबिंग डायरेक्टर मौजूद होंगे, सो अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ फरहीन मलिक भी मौजूद हैं, जिनको मैं बहुत पुराना जानती हूँ, जब इन्होंने वॉइस ओवर शुरू की थी। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। पहले अब्दुल्ला से जानेंगे जो चीज़ बार बार मैं कह रही हूँ कि भाई टीवी के डायरेक्टर ड्रामों के होते थे और चीज़ों के डायरेक्टर होते हैं, वॉइस ओवर में भी डबिंग डायरेक्टर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट कोई भी हो तो आर्टिस्ट बोलते 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 फ्लो में खो जाता है ना, तो उसको समझाना पड़ता है कि कोई नया आर्टिस्ट है या ऑडिशन कोई नए कैरेक्टर में ढालने के लिए डायरेक्टर चाहिए होता है। जैसे नए कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए है तो उसको समझाना पड़ता है कि ये कैरेक्टर कैसा है, ये विलन है, ये हीरो है, इसको सॉफ्ट रखना है, इसको हार्ड रखना है, इसको बेस में बोलना है, इसको गले से बोलना है, कैसे बोलना है। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट आता है अपने फ्लो में बोल जाता है, आर्टिस्ट जो बोल रहा होता है, आर्टिस्ट को बताना पड़ता है नहीं इसको हार्श कर दो, इसको सॉफ्ट कर दो। आप सुनते रहते हैं मुस्तकिल जब वो डबिंग होती रहती है? ओके। इसको ऊपर सुनो, ऊपर कैसे बोल रहा है, ऊपर पिच ये है, ये सुर है, इस सुर पे बोलो, नीचे बोल रहा है, विस्पर करो, तो समझाना पड़ता है आर्टिस्ट को। और आपके पास जो नए लोग आते हैं जो कहते हैं हमें इन कर लें और हमें भी, उनको किस तरह की स्क्रिप्ट देते हैं आपको कि वॉइस ओवर करके दिखाएं? हमारे पास कैरेक्टर्स हुए हुए होते हैं, तो हम उनको आवाज़ सुनाते हैं, बोलते हैं ये देखो इस आर्टिस्ट ने ऐसा बोला है, तो इसको बोल के ट्राई करो। तो अक्सर नए लोग आते हैं, उनको शौक होता है, वो कर नहीं पाते, क्योंकि डबिंग जैसे एक्टिंग है, एक्टिंग हम बॉडी लैंग्वेज जब यूज़ कर रहे होते हैं तो एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज आवाज़ में आ जाती है वो बॉडी लैंग्वेज।
अब डबिंग में होता है क्या है, या तो बैठे हुए होते हैं या खड़े हुए होते हैं। अब आवाज़ के साथ एक्सप्रेशंस देना, एक्सप्रेशन ऐसा आना बैठ चाहिए। के यूं बैठ के एक्सप्रेशंस देना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो हर कोई नहीं दे पाता। मुझे तो लगता है रोना बड़ा मुश्किल है, रोना जो बोलते बोलते रोना, मतलब अजीब सा अजीब चीखना सी चिल्लाना, फीलिंग एक होती है ना एक कि वक्त रोने आता है लग गए। चीखना चिल्लाना पड़ जाता हाँ। है, और आपकी गले की नसें फूल जाती हैं जब आप उस कैरेक्टर को देखते हैं। तो वो जब देख रहे होते हैं ना कि इसकी नसें फूली और आप उतनी जोर से वो चिल्ला रहा है, तो एक वक्त आता है कि आपको इतनी तेज चिल्लाना होता है कि बाद में आप खांसी कर रहे होते हैं, क्या हो खांस गया? रहे होते हैं। और जी, वो स्ट्रेस नहीं होगा तो वो कैरेक्टर के मुंह पे नहीं जाएगा, वो अच्छा नहीं वो लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे साथ इस वक्त फरहीन मलिक भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहीन। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? बस ठीक ठाक। बस मसरूफियत चल रही हाँ है। हाँ, अपने अपने बारे में ज़रूर आप हमें बताइएगा, इस कैजुअल में क्या क्या आप करती हैं और कैसा दिन गुजरता है, क्योंकि आते ही आपने कहा कि बस मसरूफियत चल रही है। पास ही गुजर जाता है रिकॉर्डिंग करते करते। क्यों अब्दुल्ला, हम लोग सुबह शिफ्ट पे आते हैं और हाँ। रात तक बस अब्दुल्ला काम करते हैं। फरहीन क्योंकि मैं ये मैंने आपको देखा है, आप टीवी चैनल में भी काम करती नहीं है, आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी थे कि आप होस्टिंग में जा सकती थी, एक्टिंग में जा सकती थी, कुछ और कर सकती थी, लेकिन करते 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 आपने अपने आप को लिमिट किया और आप वॉइस ओवर में आई हैं। सो हाउ इट हैज़ बीन, और ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, मैंने खुद भी बहुत कोशिश की थी कि शायद मैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, बट जब आप एक चीज कर रहे होते हैं नुसरत, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दरमियान में, मुझे बहुत ज्यादा शौक था कि मैंने होस्टेस बनना है, और उस क्वालिफाई भी कर गई थी, बट वही बात आ गई थी कि जब मैं करियर के उस लेवल पे आके खड़ी हो गई थी कि जहाँ पे मुझे पता था कि मैंने इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद आप नए सिरे से फिर एक नया काम शुरू करें। मुझे लगता है कि आप जो काम अच्छे से करना जानते हैं, आप उसी में आगे फिनिश लेकर आए। सही। इसीलिए फिर मैंने इसी को आगे कंटिन्यू किया और अब तक मेहनत ही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी वो वायरल क्लिप भी याद है जिसमें आपने बताया था कि वो फोन में कौन सी आवाज आती है जो आपकी है, जो सारी जिंदगी हम सुनते रहे और हमें अब पता बाद में चला। आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नहीं, बराए मेहरबानी अपना बैलेंस रिचार्ज कीजिए। ये इनकी आवाज है जो आप सुनते रहे सारी जिंदगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और ये वायरल हुई थी फिर वीडियो कुछ अरसे पहले कि जी ये वो आवाज है जो हम सुनते हैं जब ये बैलेंस की और दीगर चीजों की होती है। सो आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं फरहीन? टीवी चैनल के साथ ही काम चल रहा है, और बाकी IVRs चल रही हैं, कमर्शियल्स चल रहे हैं। कमर्शियल्स तो आपको टीवी पे सुनाई देते होंगे, और डबिंग साथ साथ चल रही है। कोई हमारा स्पॉन्सर वाला होता तो हम तुम्हें कहते वो वाला करके दिखाओ। अच्छा, क्योंकि अनम भी हमारे साथ है। अनम और फरहीन, लड़कियों के लिए क्या खास चैलेंज है वॉइस ओवर करते हुए? क्योंकि जिस तरह मुझे लगता है कि रोना या और क्या ऐसी चीजें, क्योंकि उसमें तो बड़ा कुछ आ रहा होता है। वो ऐसे चैलेंज तो मतलब हम सबके लिए ना, इसमें मेल और फीमेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी जैसे आपको लगता है कि कंफर्ट जोन से मुझे ज्यादा बाहर निकलना है। वो फिर काफी ऐसे सीन्स होते हैं। वो सीन्स शायद मैं खुल के भी नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसे सीन्स डब नहीं होते, लेकिन कभी कभी डब होते भी हैं अब्दुल्ला। नहीं होते। नहीं, मैंने उर्दू 1 पे किया है, ऐसा नहीं है, मैंने किया है। और नहीं, चीखने चिल्लाने के इस टाइप के ऐसे सीन्स होते रोने हैं। के भी जैसे कोई ऐसे सीन बस कंफर्ट जोन से बाहर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसकी एक डेफिनेशन है। जी बिल्कुल। तो वो रोने, चीखना चिल्लाना, बदतमीजी करना, बिल्कुल ऐसे है। तो वो थोड़ा सा फील होता है ना उस वक्त। बिल्कुल होता है। अजीब सा लगता है। फरहीन, आपको कैसा लगता है उस वक्त? या फरहीन की तो वैसी ही आवाज लाउड है। होता ये है कि बहुत सारे जो सीन्स हैं वो इस तरह के होते हैं जो कि हमें रिकॉर्ड करने पड़े होते हैं, और इसमें बहुत सी जगहों पे रोमांस करना पड़ता है। अच्छा, मैं रोमांस में पूरी हूँ, तो जब रोमांस करना पड़ता है तो मुझे होता है कि ये सबसे मुश्किल काम है, और वो कंफर्ट जोन नहीं है। मुझे मजा आता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, मैं अब्दुल्ला को भी पता है कि मैं ज्यादातर वो चीजें ज्यादा एंजॉय करती हूँ जिसमें कैरेक्टर बेस्ड काम होता है। कि एक कैरेक्टर स्टैब्लिश हुआ हुआ है ना, कि जिसका, जैसे बहुत सारे होते हैं जो हीरोइन नहीं है बट वो बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते हैं शुरू से ही।
लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी डबिंग की करियर में सबसे पहला कैरेक्टर कुत्ते का किया था। वो तो खैर मुझे चांस मिला था। क्या किया था उसमें? क्या किया था उसमें? कुत्ते की तरह, मतलब कैरेक्टर कुत्ते का था, लेकिन आवाज मेरी अपनी ही थी। अच्छा। और वो फीमेल तरीके से मुझे उसका और बस मुझे ऐसे चांस चाहिए था, तो वो मुझे पहला ब्रेक थ्रू मेरा वही था। क्या बात है। कार्टून्स में तो अब मतलब आप भालू भी बन रहे हैं, तो आप बिल्ले भी बन रहे हैं, तो शेर भी बन रहे हैं, हाथी भी अब बन रहे हैं। आपने इसको शुगर कोट करना ही है ऊपर से। मैंने भी इसने बोल दिया जैसे बोलना था। लास्ट प्रोजेक्ट चुड़ैल का कैरेक्टर बुलवाया ओह माय गॉड, बड़ी वर्सेटाइल है ये तो। हाँ, लास्ट प्रोजेक्ट चुड़ैल वाला भी हुआ है। लास्ट प्रोजेक्ट अब्दुल्ला ने चुड़ैल वाला कराया, मैंने मासी का कैरेक्टर किया। मैंने अब्दुल्ला ने सोचा हुआ है ये। अब्दुल्ला क्या सोचा है फरीन की आवाज को लेकर? बस वो है बहन जैसी ना, तो उसमें तो चुड़ैल ही नजर आती है। तो जो पक्का सर्टिफाइड मुझे एक तो चुड़ैल, एक कोई डायन, कोई औरत, ये मतलब मुझे लगता है पक्का इन लोगों को पता नहीं क्यों मेरी शक्ल देख के या मेरी आवाज से इनको फौरन मैं ही याद आती हूँ। विलन हाँ, विलन का कैरेक्टर हो गया। इस तरह के अभी अब्दुल्ला लेकर आए बहुत तुम्हारे लिए नए कैरेक्टर्स, बिल्ली वाला और जादूगरनी वाला और चूहे वाला, वो करने। मुझे कभी भी हीरोइन बोलने में इतना मजा नहीं है, मुझे होता है यार इसका इतना सारा काम है और वही घिसी पिटी लाइंस होंगी, वही घिसा पिटा कैरेक्टर होगा, व्हाई नॉट कि कुछ डिफरेंट हो और उसमें आपको अपनी टोन वेरिएशन देने का भी बड़ा मौका मिल रहा होता है। गुड़िया का कैरेक्टर बड़ा अच्छा बोलती है। गुड़िया का अच्छा करती हैं, अभी से प्रैक्टिस कर रही हैं कि कैसा करना है। अच्छा अनम, आपको किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद है? मुझे नेगेटिव ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, मिल जाते हैं नेगेटिव, ज्यादा मिलते हैं? इत्तेफाक से मुझे नेगेटिव ही मिलते हैं। हाँ, ज्यादातर मुझे नेगेटिव ही मिलते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बहुत स्वीट सा और इस टाइप का कोई सॉफ्ट सा कैरेक्टर उसमें भी तो नहीं नेगेटिविटी आ जाती कर करके? नहीं, थोड़ी बहुत आ जाती है। असल अब्दुल्ला सबको बर्दाश्त कर रहा होता, क्योंकि जिसको जैसा कैरेक्टर दे रहा होता बाद में फिर वैसा ही साबित होता अब्दुल्ला के लिए। कभी-कभी हीरो हीरोइन में बड़े बुरे साबित होते। हाँ, क्यों वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसी डिलीवरी नहीं होती? डिलीवरी भी नहीं होती, फिर टाइम के इश्यूज हो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स में, फिर हमें जैसे डिलीवरी। अच्छा, इसमें भी ये इशू है कि लोग टाइम का और इस सब की पाबंदी करना, या आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, जब नाम के आगे आर्टिस्ट लग जाता है तो फिर टाइम के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये फील्ड जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये अब काफी बेहतर होती चली जा रही है, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इशू ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं या लग के नहीं करते। बिल्कुल, अब तो ऐसा हो रहा है कि जो हीरो वाली वॉइसेस हैं वो अलग एक मतलब खास लड़के हैं या खास आर्टिस्ट हैं। अच्छा, और जो विलन वाली वॉइसेस हैं वो अलग वॉइसेस हैं। आपकी आवाज किस कैटेगरी में आती है? अब्दुल्ला ज्यादातर विलन। किस कैटेगरी में आती है इनकी आवाज? हीरो विलन दोनों, ये हीरो भी बोलते हैं हमारे पास, ये विलन भी बोल लेते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर। अच्छा, मैंने आपके पास वॉइस ओवर करनी है तो क्या होगा? ऑडिशन होगा। ऑडिशन लो ना, ऑन एयर ऑडिशन लो। कोई हाँ, आप बताएं, कोई जुमला बताएं जो मैं बोलने की कोशिश करूं। ये माशाल्लाह यहाँ से लोग सब आराम से चहलकदमी भी हो रही है बीच में। जी अब्दुल्ला बताएंगे, डबिंग डायरेक्टर है, कि किस तरह जो ऑडिशन लिया जाए, बताएं अब्दुल्ला। अच्छा, ऑडिशन वैसे तो होता है कि आप ऊपर सुनते हैं, क्योंकि नहीं वो टेक्निकलिटी तो हमें पता है, मैंने कौन सा सच में अप्लाई करना है वैसे पूछ रही हूँ। कोई जुमला आप लोग दे सकते हैं? आई नो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी 3 वेरिएशंस लेते हैं। 3 वेरिएशंस किसकी? जुमला क्या है? रोमांटिक भी कर लेते हैं, अल्लाह नहीं, गुस्सा भी कर लेते हैं। रोमांटिक सबसे आखिरी होता है। वो नहीं तो फिर विलन वाला दे देते हैं। हाँ, विलन वाला दो, विलन वाला। चलिए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, 3 वेरिएशन करते हैं। किस का सोच के बोलूं? जिस पे सबसे ज्यादा गुस्सा है, जिसको सोच के बोलूं। मुझे तो हंसी आ जाएगी। खैर, आप लोग को ही देख के बोलती हूँ, आवाज में एक्सप्रेशन ऐसा। पहले हंस के बोल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब थोड़ा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चीख के कहते हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये ऐसा ना हो हमारे ऑफिस से लोग यहाँ आ जाए, नुसरत को क्या हो गया है?
मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और चीख के क्या हाय 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 हाय, नहीं इससे ज्यादा एग्रेशन भी डालना पड़ेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं, ऐसे नहीं। नहीं दांत भाई, पीस इससे के। भी ज्यादा। इससे ज्यादा बस गुस्सा, भाई, फेफड़े इससे फुलाते ज्यादा हैं। पीछे। ठीक है। जमील भाई तो अपना कैरेक्टर करने के बाद आते हैं, कहते हैं एक कप चाय पिला दो। हाँ, ताकि गला मेरी दोबारा- टीम ने कहा है बस अब आप क्लोज करने, बहुत हो गई जान से मारने इससे वाली। पहले कि आप भी हाँ, इससे पहले आप पहले बाहर- कि ज्यादा बाहर हो आके किसी को जाए। जान से फरीन, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, एहतसाम ने हमें ज्वाइन किया था, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप बहुत सबसे शुक्रिया मिलके। आपका भी। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, इसी तरह अमेजिंग काम करते रहें। और चाहे इस इंडस्ट्री को किसी भी लेवल पर समझा जाता था या अब इसकी बेहतरी हो गई है, लेकिन आप लोगों की आवाज़ों से जो कनेक्शन है वो उस कैरेक्टर को भरपूर बनाता है और उसे हम इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। सो विद दैट आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और जाते जाते मैं सिर्फ ये बता दूं, मैं शुरू में बताना चाहती थी कि डॉक्टर मोहम्मद इमरान जो माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं, उनकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब है। वो उम्रे पे गए थे, वहाँ स्लिप हो गए थे, उनको चोट लगी है। तो आप सब उन्हें दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करें। और फिर हम उन्हें अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह मदू करेंगे और उनसे उनके हवाले से जानेंगे भी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।